Dear students, we'll discuss a new chapter here by the name of alternating current circuits. We will discuss circuits with the supply of alternating voltage or alternating current. तो अगर हम लोग बेसिक से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करें तो किस तरह की करंट हमने अभी तक क्लास में डिस्कस करी है उनको एक बार देखा जाए तो आपने करंट इस तरीके से पढ़ी थी कि आपने एक रेजिस्टेंस लेना होता था और आप इसमें करंट अप्लाई करते तो करंट की एक सेट डायरेक्शन होती थी। करंट आपकी लेट से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती थी। ओके, उसका जो डायरेक्शन है उसमें चेंज नहीं होता था। तो इस तरह की करंट को हम लोग सिंपल से अगर लैंग्वेज में बात करें तो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। इसमें डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, ये एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। अब इसके अलावा जो दूसरी करंट हमारे पास आ सकती है जो हमें फोकस करना है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट पे है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टर चेंजेस डायरेक्शन अल्टरनेटली, अगर आप रेजिस्टर लें, ये देखिएगा ये आपने रेजिस्टर लिया और रेजिस्टर में करंट कुछ ऐसे चले कि आपकी एक बार मान लेते हैं सर राइट से लेफ़्ट जाए, फिर आपके थोड़ी देर बाद आपके पोलैरिटी चेंज होके फिर से राइट से फिर से आपका डायरेक्शन चेंज करके आप लेफ़्ट से राइट जाए, फिर करंट थोड़ी देर बाद पोलैरिटी चेंज करके राइट से लेफ़्ट जाए और फिर पोलैरिटी चेंज करके लेफ़्ट से राइट। कॉन्टिन्यूसली आपकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, एक बार आप इधर जाते हैं एक बार इधर जाते हैं, डायरेक्शन आपके अल्टरनेटली चेंज हो रही है। इस तरह की करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास जो डिस्कशन आता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे ये आपने जो करंट लिया यहाँ पर आप अच्छे से देखो तो आपने क्या किया, आई करंट का वेरिएशन लिया किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कुछ टाइम तक आपकी करंट पॉजिटिव रहती है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। आप एक बार भी मत ये सोचिएगा कि करंट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब में कोई मैग्नीट्यूड में चेंज है। करंट आपकी वही है, बस प्लस से माइनस में जाने पे आपकी पोलैरिटी में चेंज हुआ। तो एक बार हो सकता है करंट जब प्लस होगी तो इस साइड गई हो और जैसे माइनस हो गई हो तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर प्लस हो गया करंट का डायरेक्शन राइट साइड में, फिर माइनस हो गया करंट का डायरेक्शन लेफ्ट में। तो इस तरह की करंट को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ये अल्टरनेटिंग साइन करंट है। ऑब्वियसली जब आप अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स की बात करोगे तो आपको वोल्टेज भी वैसे ही चाहिए होंगे। वोल्टेज आपके अल्टरनेटिंग वोल्टेज आते हैं इसमें, की वजह से यहाँ पे और भी करंट आ सकते हैं। एक एग्जांपल बच्चे मैंने यहाँ पे लिया अल्टरनेटिंग स्क्वायर करंट का। इससे ये करंट कुछ इस तरीके से कि कुछ टाइम तक आपकी प्लस रहती है, फिर आपकी माइनस हो जाती है, फिर प्लस आ जाती है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। करंट कांस्टेंट है पर अपनी पोलैरिटी चेंज कर रही है। एक तरीके से समझ लीजिए, प्लस है तो करंट इधर गई, माइनस है तो लेफ़्ट साइड में, प्लस है तो राइट साइड में, माइनस है तो लेफ़्ट साइड में, प्लस है तो राइट साइड। कि यहाँ पे भी आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यस सर, एक फिक्स पैटर्न में ये अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। तो अगर एक बार डायरेक्शन आपकी प्लस, एक बार माइनस, प्लस माइनस हो तो आप उससे क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और कोई पूछे जैसे ये करंट, तो आप ध्यान से देखो इस करंट में एक अच्छी बात क्या, करंट नो डाउट वेरी कर रही है। कुछ कुछ आप ऐसा बोल सकते हैं कि साइन जैसा वेरिएशन है, पर कहीं से भी करंट की पोलैरिटी नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, करंट बढ़ी पर हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रही है। अगर करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता अल्टरनेटिवली तो आप बोलोगे सर इस करंट को हम डीसी बोलेंगे। तो दिस करंट इज डायरेक्ट करंट बट वेरिएबल। अब एक चीज़ पक्की है कि इस चैप्टर में फोकस किस पे करना है, तो अल्टरनेटिंग साइन करंट पे। क्यों फोकस करना है वो भी धीरे धीरे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वी विल फोकस ऑन एसी विद साइन वेरिएशन रिस्पेक्ट टू द टाइम। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द डिस्कशन वी हैव डन इन एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर इक्वेशन आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से आती थी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बेसिकली आपको पीरियोडिसिटी चाहिए तो साइन से मिलेगी। अब जो टर्म है बच्चे जो मेरी इक्वेशन में आ रहे हैं उसमें आई इक्वेशन आ गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हम जैसे वेव में पढ़ते थे तो हम ऐसे पढ़ते थे कि साइन के बाहर वाला फंक्शन क्या वैल्यू क्या होती है, एम्पलीट्यूड। क्योंकि साइन कितनी भी कोशिश कर लेगा 1 से बड़ा तो नहीं हो पाएगा, या तो मैक्सिमम जाएगा तो +1 जाएगा और मिनिमम जाएगा तो -1 जाएगा, पर आपकी इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो गई आपकी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आई नॉट, पीक वैल्यू। ओके, और साइन के जो अंदर टर्म होता है इसको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। तो करंट कैसी होगी, दो चीज़ों से डिसाइड होगी, पहले उसका एम्पलीट्यूड क्या है और दूसरा उसका फेस क्या है। फेज में अगर एसएचएम में याद हो टी का कोफिशिएंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आता था, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे याद हो तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t। अगर मेरे पास करंट की इक्वेशन है तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को जज कर सकता हूँ, मैं उसकी पीक वैल्यू को देख सकता हूँ।
और एक टर्म और था फाई बेसिकली डिसाइड होता है टी इक्वल टू 0 पे आपकी करंट क्या थी। अगर टी इक्वल टू 0 पे आपको करंट की वैल्यू क्लियर है तो टी इक्वल टू 0 रखते करंट आई नॉट साइन फाई आएगा, उससे आप फाई गेस कर सकते हैं। तो फाई अगर एसएचएम से याद हो तो इनिशियल फेज होता था, है ना। तो करंट की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो फेज डिसाइड करेगा। ओके, करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आई नॉट। अगर करंट की फेज वैल्यू बच्चे मान लेते π/2 आ रहा है, ये पूरा टर्म π/2 है तो साइन π/2 1, तो करंट पीक पे होगी। मान लेते फेज 0 है तो करंट भी 0 हो जाएगी साइन 0 से। तो फेज डिसाइड करेगा करंट की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट होती है। अब अगर बच्चे मैं आपको एक साइन करंट दूं जैसे यहाँ पे था, तो इस करंट को अगर ध्यान से देखो तो आप सबको क्लियर है कि सर इस करंट की पीक वैल्यू बच्चे आपने कितने लिख लिया यहाँ पे 4 एम्पियर। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो सर मैक्सिमम करंट कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। इक्वेशन सबको क्लियर है, एम्पलीट्यूड 4 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई आना चाहिए। हमें बच्चे यहाँ पे ओमेगा और फाई नहीं क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 पॉइंट बता रहे हैं कि आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, करंट फुल नेगेटिव और फुल पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट कर चुके, फिर रिपीट कर रही है। तो रिपीटिशन कितने टाइम के बाद आता है 0.02 सेकेंड। मैथमेटिकली 0.02 है और थ्योरी में हम इसको टाइम पीरियड लिखते हैं। तो इस करंट का टाइम पीरियड पूछा जाए तो 0.02 हुआ। ओमेगा की वैल्यू सबको क्लियर है 2π/t आती है। 2π/t लिखोगे तो 0.02, इसमें 2 कैंसिल और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 100 पाई। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 साइन 100 पाई टी प्लस फाई। अब बात आती है कि सर फाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो आप रख के देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू 0 रखो बच्चे, तो आपके पास आ गया 4 साइन फाई। टी को 0 पे अगर देखोगे तो करंट की वैल्यू 0 थी। अगर आप वैल्यू कंपेयर करोगे तो 4 तो आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर, साइन फाई 0 होगा तो फाई की वैल्यू 0। तो जो करंट आपने लिखी है बोर्ड पे उसकी वैल्यू आपके पास आई इक्वल टू सिंपली 4 साइन 100 पाई टी। बिल्कुल एसएचएम से मिलता जुलता है। आपको पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पे फोकस करना है। आपसे को पूछे एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल। एवरेज करंट एक बात समझने की कोशिश करना, जब हम वर्ड एवरेज लिखते हैं तो ये बात हम मान के चलते हैं हम टाइम एवरेज की बात कर रहे हैं। टाइम एवरेज किसी क्वांटिटी का आप ऐसा लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाय फुल साइकिल, मतलब टाइम पीरियड टी मान लीजिए। इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन को आप डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। टी लिखा और टाइम से डिवाइड किया, तो एवरेज करंट तो बच्चे वही पुराना है, कितना चार्ज पास किया और कितना टाइम लिया। अच्छी बात यह कि अगर आप ध्यान से देखोगे जो साइकिल आपने कंसिडर किया है और ये जो आपका नेक्स्ट हाफ आ रहा है, प्लस हाफ में जितनी करंट प्लस रही है, नेगेटिव हाफ में उतनी करंट माइनस रही है। इसका मतलब मैं किसी क्रॉस सेक्शन पे बैठ के इसकी कैलकुलेशन करूं तो जितना चार्ज मेरा राइट में गया होगा उतनी चार्ज मेरे लेफ्ट में गया होगा, तो नेट करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन कितना होगा 0। तो एवरेज करंट की वैल्यू नेट चार्ज डिवाइड बाय टाइम और वैल्यू 0 आएगी। क्लियर? एवरेज करंट का मीनिंग क्लियर है, जितना आप राइट में चार्ज देंगे उतना आपका लेफ्ट में थ्रो चार्ज आएगा, तो नेट करंट 0 होगा। बच्चे देखो सिंपल सी बात है कि इस चैप्टर का प्राइमरी देखा जाए तो क्या है, डीसी करंट जो है हम घर में यूज़ करते हैं। अगर आप रेडियो में देखेंगे, टॉर्च में यूज़ करते हैं, पर डायरेक्ट करंट से हम लोग घर के जो इक्विपमेंट्स हैं उसे रन नहीं करते हैं। डीसी पहले यूज़ की जाती थी एक टाइम तक, पर डीसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो पावर जनरेशन के पॉइंट हैं वो सिटी से दूर हैं और पावर जनरेशन आपके सिटी में हो रहा है। यूज़ जो कंजम्पशन है आपके सिटी में, लेट से मान लेते हैं अगर ये 30-40 किलोमीटर से हैं तो आपका जहाँ से पावर जनरेशन हो रहा है वहाँ से लाइट आपके घर तक आने के लिए आपको वायर चाहिए। अब ये पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, अगर नहीं है तो हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे कि जब भी आप तारों में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उनसे जब करंट पास करे तो कैसी होनी चाहिए सर, हाई वोल्टेज करंट। प्लांट पे जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है और जो घर में यूज़ हो रहा है, घर में मान लेते हैं 220 वोल्ट चाहिए सर, जो सप्लाई चल रही है वो 11 kV की चल रही है, 11,000 वोल्ट की, और जहाँ सब डेवलप हो रहा था वो भी 20 वोल्ट था। तो हमें बीच में एक बार वोल्टेज को बढ़ाना फिर वोल्टेज को घटाना पड़ता है। ये काम ट्रांसफार्मर्स करते हैं, पर प्रॉब्लम है कि ट्रांसफार्मर के लिए डीसी नहीं चलता है। डीसी में ट्रांसफार्मर नहीं चलते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि आपका एसी हो, करंट वेरी करे, वोल्टेज वेरी करे,
तो आपके ट्रांसफार्मर वर्क करते हैं। तो डीसी सूटेबल नहीं है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, तो हमने सब जगह एसी यूज़ किया। अब क्योंकि प्रैक्टिकल है एसी, तो हमें आगे चल के इस चीज़ की एनालिसिस हमें आनी चाहिए। क्लियर? तो अब बात आती है कि सर मुझे अगर अल्टरनेटिंग करंट चाहिए तो क्या चाहिए मुझे? अल्टरनेटिंग करंट क्या, वो जो मेरे घर में जो बैटरी रखी होती है उससे बात बन जाएगी क्या? अगर आप उसको लगाओगे बच्चे तो प्रॉब्लम फिर से वही आएगी कि सर आप बनाएंगे तो सर आपको करंट एक डायरेक्शन मिलेगी। टू गेट AC साइन AC करंट वी नीड EMF विच ऑल्सो वेरीज साइनोसाइडल। ठीक है, तो इस तरह के EMF को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? AC जनरेटर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सिंबल होता है वो इस तरीके से शो करते हैं। ये जो लाइन बनी होती है ना AC इक्विपमेंट्स, वो साइन के लिए होती है, ये बताने के लिए कि ये अल्टरनेटिंग साइन वोल्टेज है। और आपको अगर बच्चे करंट कैसी चाहिए, यहाँ पर साइन करंट चाहिए, AC करंट चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, तो आपका वोल्टेज भी कैसा होना चाहिए? अल्टरनेटिंग वोल्टेज होना चाहिए। क्लियर? तो अगर आपको करंट साइन के फंक्शन में चाहिए तो जो आपने EMF लगाया है, जो AC जनरेटर लगाया है, वो भी आपका साइन के फंक्शन से ही आना चाहिए। ब्रैकेट में आपके पास फेज़ आ जाएगा और वोल्टेज में भी शायद बाहर आपका पीक वैल्यू आएगी, जैसे करंट में बाहर पीक वैल्यू आती है और अंदर फेज़ आता है। नो डाउट ये फेज़ आने की वजह से चीज़ें ईजी भी हो जाएंगी आपके आगे चल के, है ना? जब आप इसमें सर्किट में बहुत सारे इक्विपमेंट लगाएंगे, R लगाएंगे, L लगाएंगे, C लगाएंगे, तो उन इक्विपमेंट की एनालिसिस हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी होती है। अब बात आती है कि हम लोग AC जनरेटर अगर पूछा जाए तो कैसा होता है, तो AC जनरेटर अगर आप देखोगे तो बड़ा सिंपल सा होता है। मान लीजिए अगर मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ जो सिटी से थोड़ा दूर है और वहाँ पे एकदम से शट डाउन होता है और कहने से 2-3 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, तो आप कहते हैं सर ठीक है, ऐसे करते हैं, जेनसेट मंगाते हैं। जेनसेट जो भी आप मंगाओगे बच्चे, उसमें हमेशा ध्यान रखना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक उसमें मोटर होगी, एक इंजन जैसी चीज़ होगी। वो इंजन आपको कॉइल को रोटेट करता है, जिसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। उस आर्मेचर के टर्न करने से बच्चे यहाँ पे हमें क्या मिलता है? वोल्टेज। तो इस बार हम क्या करेंगे? वोल्टेज जनरेट करेंगे। क्या करेंगे? वोल्टेज जनरेट करना है ना? जनरेशन ऑफ वोल्टेज। हमें एक जगह रह के कहीं से वोल्टेज लेना नहीं है, वोल्टेज को जनरेट करना है। कैसे करेंगे ज़रा देखा जाए। आप अच्छे से देखो बच्चे, यहाँ पे आपने एक मैग्नेट लिया। सबको क्लियर है बच्चे, जब मैग्नेट आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल लेते हो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऐसे आ गई। क्लियर? अब आपने इसके अंदर क्या किया? एक कॉइल ली। कॉइल को बच्चे हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ था और इस कॉइल को क्या कर रखा था मैंने? एक मोटर से कपल कर दिया। समझो अगर मोटर ऐसे घुमाएगी शाफ्ट को तो ये कॉइल रिटर्न करेगी। तुम बच्चे इस बात को समझने की कोशिश करना, जब ये कॉइल आपकी मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी तो क्या चीज़ फिक्स है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज़ फिक्स है? एरिया। पर एक चीज़ ध्यान से देखना, इनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है, तो अगर थीटा वेरी करेगा तो फ्लक्स भी वेरी करेगा, और फ्लक्स वेरी करना हमारे लिए एक बड़ी अच्छी स्टेट होती है EMF के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर एग्ज़ाम में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे पूछा जाए कि सर ये जो आपने लिया है इनके पार्ट्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर इनके पार्ट्स, एक मैग्नेट आपको दिख रहा है, ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, हम परमानेंट मैग्नेट मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे जो कॉइल लेते हैं बच्चे, वो कॉइल कैसी लेते हैं? सर कॉइल यहाँ पे अपने लिए, इस कॉइल को बच्चे ऐसे लिखते हैं, एक आपने सॉफ्ट आयरन कोर लिया और उस पर तार ऐसे वाइंड अप करते चले गए। ये देखिए, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये तार लिया आपने और ये तार बच्चे इस तरीके से वाइंड अप करते चले गए। सॉफ्ट आयरन कोर लेने का पर्पज़ शायद कहीं ना कहीं ये है कि जब तुम सॉफ्ट आयरन कोर लोगे तो आपका म्यू की वैल्यू हाई होगी, परमिबिलिटी ज़्यादा आएगी, तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये कॉइल बनाए और यहाँ बच्चे आप क्या करते हैं, ये जो एंड्स आ रहे हैं यहाँ पे आपने स्लिप रिंग्स ली, ओके। ये वाली जो कॉइल थी आपके बच्चे, यहाँ पे आपके टच में ऐसे स्लिप रिंग आ गई और ये एक स्लिप रिंग आ गई। स्लिप रिंग के अंदर बच्चे आपकी आर्मेचर के एंड्स जो हैं टर्न करते हैं और आपने सर्किट्स को बाहर की तरफ किसके थ्रू टच किया? कार्बन ब्रशेस के थ्रू। ये आपके कार्बन ब्रशेस हैं जो बाहर आपको जो इक्विपमेंट है यूज़ करने से, मान लो आपको बल्ब जलाना है तो आप इन कार्बन ब्रशेस की जो आउटलेट है उन पर बल्ब को कनेक्ट कर दीजिए, मोटर ऑन करिए, मोटर कपल इसको घुमाएगी, कॉइल घूमेगी, फ्लक्स चेंज होगा, EMF आएगा, EMF से करंट आ जाएगी। क्लियर?
तो अगर बच्चे मैं जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाया, ये दिख रहा है ना आपको डायग्राम, इस डायग्राम में आपको मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ दी। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इस साइड अपनी आइस को रखूं, इस साइड अगर अपनी आइस को रखता हूं बच्चे, तो मेरे को कॉइल बेटा शुरू में ऐसे करके दी गई। कॉइल में ध्यान से ना तुम्हें किसे फोकस करना है, कॉइल के एरिया पे, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे। टर्न्स जैसे यहाँ 2 दिख रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे। अब आपने क्या करना है बच्चे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, तो ऐसे मान लो बच्चे जैसे आपके कुल्फ़ी नहीं होती है, कुल्फ़ी में वो एक डंडी लगी होती है जिसको आप उसके ऊपर उस पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करते हो, तो उस डंडी को ऐसे घुमाओगे तो पूरा स्ट्रक्चर घूमेगा ना। तो इसको आपने किससे कनेक्ट कर देना है, मोटर से। मोटर घूमेगी और ये कॉइल टर्न करेगी, कॉइल टर्न करेगी तो पक्की बात उससे पास करने वाला फ्लक्स समय के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है ना। तो हम लोग फोकस करेंगे भाई कैसे अल्टरनेटिव वोल्टेज जनरेट होता है। t=0 पे अगर देखोगे, जब समय 0 था तो उस मोमेंट पे बच्चे आप देखोगे तो क्या बोलोगे, सर ये मेरा कॉइल का प्लेन आ गया, ये एरिया वेक्टर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली मेरी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल थे, मेरा फ्लक्स मैक्सिमम था। फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे NBA cos थीटा, तो आपने लिखा NBA cos थीटा आ गया, ठीक। थीटा क्या हो, NBA cos 0। इनिशियली फ्लक्स कितना था, बोलो बच्चे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यही आपका एरिया वेक्टर था, NBA cos 0 एंड नंबर ऑफ टर्न्स बी मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, एरिया आ गया। अब जब आप इस कॉइल को घुमाओगे बच्चे, तो अगर आप इस साइड से देखोगे तो शुरू में आपको कॉइल ऐसी दिखेगी और एरिया इधर दिखेगा। जब आपकी कॉइल थीटा एंगल से टर्न कर गई, समझो ये कॉइल जो आपने कहा थीटा एंगल से घुमा दी, यहाँ पर दिख रहा है, तो कॉइल जैसे थीटा एंगल से टर्न करेगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चे उतना ही रहेगा। एरिया वेक्टर आपको सबको पता हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जब कॉइल टर्न करके इस जगह पे आ जाएगी तो एरिया वेक्टर भी इधर आ गया। तो अब आपका ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड आपके इस डायरेक्शन में है, कॉइल टर्न करके ऐसे आ गए तो एरिया वेक्टर इधर हो गया। और क्या चीज़ घूम रही है, तो कॉर्नसली कॉइल का प्लेन और एरिया वेक्टर। क्लियर। तो फ्लक्स इस मोमेंट पे कितना होगा, NBA cos थीटा, NBA cos थीटा। थीटा कितना होगा भाई, कॉइल आप कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से टर्न कर रहे हैं, कोई चीज़ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से टर्न करेगी तो कितना एंगल थीटा टाइम में टर्न करेगी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। आपने वैल्यू बच्चे यहाँ पे रखी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो फाई की वैल्यू NBA cos ओमेगा टी। पहली बार आप बोलोगे सर इस कॉइल से पास करने वाला फ्लक्स आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैथमेटिकली दिख रहा है। थियोरेटिकली तो दिख ही रहा था, सबको पता है जब बच्चे कॉइल घूम रही होगी, तो मान लेते बच्चे कॉइल थोड़ा सा घूम के आपकी किसी पोजीशन पे आ गई, तो जैसे से कॉइल घूमती जाएगी बच्चे, वैसे से क्या होता जाएगा, आपका फ्लक्स चेंज होता जाएगा। ले रहे, तो पक्की बात है फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट होगा, वो आपके सामने आ भी रहा है। तो क्या फ्लक्स कॉइल के घूमने से थीटा चेंज हुआ, थीटा से फ्लक्स चेंज हुआ, तो क्या EMF आएगा, यस सर। EMF सिंपल सा एक हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने NBA कॉमन ले लेना है, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चे, साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा कैरी। आपको EMF की किस वैल्यू में इंटरेस्ट है, सर उसकी मैथमेटिकल वैल्यू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये जो साइन वोल्टेज आते हैं, जो अल्टरनेटिव जिनकी पोलैरिटी चेंज होती है, उनकी पीक वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी, E0 NBA ओमेगा, और बाकी तो साइन फंक्शन है ही है। क्योंकि सर ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये जो आपने बनाया, हमेशा नहीं पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में E की वैल्यू बच्चे आपके ऐसे चल रही है, तो E की वैल्यू जो EMF इंड्यूस होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चे कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल एंड ओमेगा। जितना आप फास्टली टर्न करोगे उतना आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हाई होगा और EMF साथ आएगा। पीक वैल्यू क्लियर है, तो पीक वैल्यू हो जाएगी बेटा NBA ओमेगा। ओमेगा नो डाउट मोटर डिसाइड करेगी, N हम डिसाइड करेंगे कितने टर्न्स देने हैं, B मैग्नेटिक फील्ड, आप जितना स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चाहे कर सकते हैं, और एक कॉइल का एरिया आ गया। क्लियर। तो E इक्वल टू NBA ओमेगा। अब बच्चे मैं अगर आपसे पूछूँ तो सर क्या हुआ होगा, तो जब ये कॉइल बच्चे टर्न कर रहे तो सबको क्लियर है, कॉइल अगर ऐसी थी तो धीरे जब कॉइल बढ़ेगी तो उसके पास करने वाला फ्लक्स, अभी तो फ्लक्स 0 दिख रहा है इसमें, जैसे जैसे कॉइल घूमेगी वैसे उसके पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा। मान लेते हैं बच्चे जो मेरी ये कार्बन ब्रश थी इसको 1 बोला, ये वाले कार्बन ब्रश को 2 बोला, तो मान लेते हैं कि भाई ये आगे जाके एक उससे कनेक्ट होता है, और जब V1 ग्रेटर देन V2 होगा, तो V1 ग्रेटर देन V2 में बताना बच्चे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर V1 ग्रेटर देन V2 के केस में, सर V1 ग्रेटर देन V2 के केस में सर करंट ऐसे जाएगी। थोड़ी देर बाद एक साइकिल, हाफ साइकिल के बाद V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो करंट ऐसे जाएगी। तो करंट की पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज होगी, और आप बोलोगे
सर जब V1 ग्रेटर देन V2 होगा तो करंट आपकी V1 से V2 जाएगी, जब V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो करंट V2 से V1 जाएगी, जब V1 ग्रेटर देन V2 होगा तो V1 से V2। तो सर ये आपने पॉजिटिव में मान लिया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, डन। तो एसी जनरेटर कोई भी आप लोगे उसमें एक ही चीज होगी, उसके अंदर रखी कॉइल को आप टर्न करोगे, उस कॉइल को टर्न करने से आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में ओरिएंटेशन चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, पर अगर आप ध्यान से देखो तो कॉइल के घूमने के साथ साथ आपका एरिया वेक्टर चेंज होता जा रहा होगा। क्लियर? तो आपका फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। एसी जनरेटर्स हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं, कुछ पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, कुछ जेनसेट्स होते हैं जो हमारे आसपास की चीज़ों के लिए है ना, जैसे हमें मॉल्स वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी कभी शट डाउन हो तो उस केस में मुझे जेनसेट्स की रिक्वायरमेंट है। पावर प्लांट्स में कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पर आप तक आती किसके थ्रू है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप तक आएगी। पावर प्लांट्स जो होते हैं बच्चे मास प्रोडक्शन के लिए होते हैं। पावर प्लांट्स क्या होते हैं? तो आपने नाम सुना, कोल बेस्ड पावर प्लांट, गैस बेस्ड पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या हाइड्रो पावर प्लांट। अब इन सब में क्या है बच्चे? इन सब में एक ही चीज़ है कि सबके अंदर आप एक कॉइल को घुमा रहे हो। अब ये कॉइल को कैसे घुमा रहे हैं? सर कॉइल को ऐसे घुमा रहे हैं सर, कोल और न्यूक्लियर में एक बढ़िया चीज़ क्या होती है, कोल और न्यूक्लियर में दोनों में क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं, है ना, वाटर को गर्म किया, उसको स्टीम में कन्वर्ट किया, और स्टीम के अंदर बच्चे सबके पास पता है एक स्टीम अपनी पावर लेके चलती है तो कोल में पानी को गर्म करके स्टीम बना के उसको एक्सपेंड करते हैं तो वो कॉइल को टर्न करती है, तो कोल बेस हो गया। न्यूक्लियर में हम फिर से वाटर को हीटअप करते हैं और स्टीम को यूज़ करते हैं। गैस टर्बाइंस में पूरी गैस को एक्सपेंड कराते हैं, और हाइड्रो टर्बाइंस में सीधी सी बात है जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं उनमें जो टर्बाइंस होती है, जो आर्मेचर होती है, उसको घुमाने का तरीका क्या है? पानी को रिलीज़ करते हैं, वो पानी जाके टर्बाइंस के ब्लेड को हिट करता है और टर्बाइन टर्न करती है। तो सर जो पावर प्लांट्स हैं मास प्रोडक्शन के लिए होते हैं, कोल, गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर, और कोई कुछ जेनसेट्स, सर इनमें सब में एक ही चीज़ है, यहाँ पे टर्बाइन घुमा रही है कॉइल को, यहाँ मोटर घुमा रही है कॉइल को। तो अगर जो घर पे रखा है जेनसेट है उसमें मेन चीज़ क्या है बच्चे? आपके पास मोटर और आर्मेचर कॉइल, ठीक है। मोटर से कॉइल को घुमाओगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे बात आती है कि जब हम इस चैप्टर में बात आती है तो हम लोग को एक इंस्टेंटेनियस करंट की बात करनी है, एवरेज करंट की बात करनी है, आरएमएस करंट की बात करनी है। कोई पूछे ये कैसी करंट है, तो मज़ेदार बात है कि जो हमारे घर में जो हमारी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो 50 साइकिल पर सेकेंड की है। 50 हर्ट्ज़ की इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है। इस हिसाब से ओमेगा कितना हो गया? 100 पाई। तो आई की इक्वेशन आई नॉट साइन 100 पाई टी। आई नॉट डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। अब बच्चे तुम ध्यान से देखो, 50 साइकिल पर सेकंड का मतलब समझे क्या हुआ? तो आप बोलोगे सिंपल से 1 सेकंड में 50 साइकिल, बहुत बढ़िया, तो मुझे भी बात समझ में आ गई। तो 1 सेकंड में 50 साइकिल का अंदर समझे क्या हुआ? सर जो आपका 1 सेकंड होता है, जहाँ पे 1 सेकंड आपका वैनिश हुआ, जहाँ पे आप बोलते हो 0 और 1, इतने दो 1 सेकंड, सर 1 सेकंड के बीच में सर आपके टोटल 50 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। तो देख रहे हैं करंट का वेरिएशन कितना फास्ट है। 1 साइकिल कंप्लीट हुआ सर, 2 साइकिल कंप्लीट हुए, यहाँ पे 3 साइकिल कंप्लीट हुए, से 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट कर ले, तो बहुत हाई स्पीड से आपकी करंट वेरी करती है। ओके, नो डाउट आपकी जो करंट आपके पास आ रही है 50 साइकिल्स पर सेकंड का मतलब 1 साइकिल में 2 बार करंट 0 हो गई, तो 1 सेकंड में बच्चे हमें 100 टाइम 0 करंट मिलती है। ये फास्ट है। ब्लिंक ऑफ आई में बेटा करंट कई बार 0 हो जाएगी। तो स्टडी अल्टरनेटिंग करंट, वी डिफाइन सम अदर टर्म्स। अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ने के लिए हम कुछ और टर्म बनाते हैं, जिनमें से एक करंट आता है बच्चे एवरेज, और दूसरा कौन सा आता है? आरएमएस। क्लियर? तो अभी तक जो हमने पॉइंट पढ़े वो कुछ इस तरीके से है कि सर अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है जिसमें पोलैरिटी चेंज हो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की ट्रिक क्या है। सर हमें कॉइल को घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको फॉर्मूले क्लियर हैं, और 3 मेन कंपोनेंट्स हैं सर, आपका मैग्नेट, आपका कॉइल और ब्रशेज और स्लिप रिंग्स। ठीक है, हाफ साइकिल तक आपकी करंट राइट में जाती है, नेक्स्ट हाफ में लेफ्ट में जाती है। पावर प्लांट्स मास प्रोडक्शन के लिए, जेनसेट्स स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए। ये पॉइंट क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बच्चे करंट को पढ़ने के लिए एवरेज और आरएमएस का डिस्कशन लेंगे। ओके।